सभी साथियों नमस्कार। मैं विकास कुमार लमोरिया स्टडी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज अपन पढ़ेंगे आरटी एक्ट 2009। 100 ट्रिक्स के द्वारा आपको पढ़ाऊंगा और कोशिश यही रहेगी कि इसी क्लास के दौरान आपको सभी की सभी धाराएं याद हो जाएंगी। तो शुरू करते हैं। देखिए, एक बच्चा जो है वो अपने सर से गुरुजी से क्या कहता है कि गुरुजी 3-5 मत करो। गुरुजी 3-5 मत करो, मैं तो पढ़ूं भी गो और टीसी भी लूंगा, पढ़ूं भी गो और टीसी भी लूंगा। यानी कि 3 से तात्पर्य यहाँ धारा 3 है और धारा 3 में क्या बात कही गई है कि बच्चे को शिक्षा पाने का अधिकार है। 5 में क्या है, बच्चे को टीसी प्राप्त करने का अधिकार है। अब गुरुजी उस बच्चे से पूछ रहे हैं कि भाई तू टीसी क्यों ले रहा है। गुरुजी कह रहे हैं कि भाई तू टीसी क्यों ले, क्या बात हुई, क्यों टीसी ले रहा है। तो बच्चा कह रहा है कि सर स्कूल है ना दूर है, स्कूल दूर है। तो गुरुजी क्या कह रहे हैं, अरे तू टेंशन ना ले, मैं तने 1 किलोमीटर और 3 किलोमीटर का दायरा के अंदर स्कूल खुलवा दूंगा, तू आ तो सही। यानी कि धारा 6 के अंदर क्या है, दूरी के आधार पर विद्यालयों की स्थापना का प्रावधान है। अब वो बच्चा कह रहा है कि ठीक है गुरुजी मैं आ तो जाऊंगा, सर मैं आ तो जाऊंगा लेकिन मैं आपके साथ रहूंगा और आपका खर्चा होगा। आपके साथ रहूंगा और आपके साथ रहूंगा तो आपका खर्चा होगा। यानी कि जो धारा 7 है उसके अंदर क्या है, सरकारों का खर्चा यानी कि जो वित्तीय भार है उसके बारे में बताया गया है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका जो अनुपात है, रेशियो है वित्त का, वो दर्शाया गया। गुरुजी क्या करें, और तू टेंशन ना ले, ये सारी चीज तो क्या है, या तो गवर्नमेंट की ड्यूटी है, या तो क्या है गवर्नमेंट की ड्यूटी है। जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, समुचित सरकार है, उनकी ड्यूटी है। और उनके बाद में क्या है, जो स्थानीय प्राधिकारी है, लोकल अथॉरिटी है, उनकी ड्यूटी है। यानी 8 के अंदर तो क्या है, गवर्नमेंट की ड्यूटीज आ जाएंगी धारा 8 में, और धारा 9 में क्या आ जाएगी, लोकल अथॉरिटीज की ड्यूटी आ जाएगी। अब जो बच्चे का माँ बाप है ना, वह 10 बजे ड्यूटी पे जाए। बच्चे के माता पिता क्या होते हैं, 10 बजे ड्यूटी पे जाते हैं। तो वह ड्यूटी पे जाता टाइम है ना, आपका टाबरान भी की कर रहे हो, साथ में लेकर आंगनबाड़ी में छोड़ दियो। ड्यूटी पे जाता टाइम में अपना बच्चा न लेगा, टाबरान लेगा साथ में और आंगनबाड़ी में छोड़ दियो। क्यों? क्योंकि आंगनबाड़ी में 25% डिस्काउंट चल रहा है। आंगनबाड़ी में 25% डिस्काउंट चल रहा है। तो देखो 10, 11, 12 ने एक साथ याद कर लेंगे कि 10 में क्या है, माता पिता की ड्यूटीज है करते हुए है। 11 में क्या है, आंगनबाड़ी में छोड़ा था ना उसको, यानी कि आंगनबाड़ी वाली जो शिक्षा है, 3 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे की जो शिक्षा है वो धारा 11 में है। और 12 में है कि निजी विद्यालयों में जो 25% जो छूट दी जाती है बच्चों को फीस के अंदर, वो है धारा 12 में। अब 13 से कैसे याद करें, 13 पीसा तेरकन राख। गुरुजी बच्चे को क्या कह रहे हैं, 13 पीसा तेरकन राख, 13 पीसा तेरकन राख। न तो तेरा पीसा लिया, न तेरे को डॉक्यूमेंट लिया, तेरो यहीं एडमिशन कर लेगा। तो 13 के अंदर तो क्या है कि किसी भी प्रकार का कैपिटेशन जो फीस है, जो प्रति व्यक्ति शुल्क है, वो नहीं लिया जाएगा धारा 13 के अंदर। 14 में क्या है कि जब एडमिशन होगा उस समय आपसे किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट नहीं मांगे जाएंगे। यानी कि बाध्यता नहीं है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट, ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपका एडमिशन ही नहीं होगा 14 में। और 15 में क्या है कि तू कढ़ाई स्कूल में आ जाए, कढ़ाई स्कूल में आ जाइए, तेरा एडमिशन हो जाएगा। यानी कि वर्ष पर्यंत स्कूल के अंदर एडमिशन होंगे धारा 15 में। और धारा 16 में क्या है, 8 दूनी 16, यानी कि 8 तक आप किसी भी बच्चे को रोक नहीं सकते। तो गुरुजी क्या कह रहे हैं, न तो मैं तन रोक भी कौन सका, रोकने का मतलब तन फेल भी कौन कर सका, तन फेल कौन कर सका। यानी कि धारा 16 के अंदर क्या है, आप बच्चे को फेल नहीं कर सकते और उसको विद्यालय से बाहर भी नहीं निकाल सकते। धारा 17 में खतरा, धारा 17 में खतरा यानी कि आप बच्चे को शारीरिक दंड और मानसिक प्रताड़ित नहीं कर सकते, शारीरिक दंड भी नहीं दे सकते और मानसिक प्रताड़ित भी नहीं कर सकते। इतनी बात बताने के बाद में टाबर हो गया राजी, बच्चा हो गया, खुश हो गया कि गुरुजी इतनी इतनी बात बता दी, न तो मैंने मारे न कूटे, न मेरे को कोई डॉक्यूमेंट ली, न कोई फीस ली। तो ये क्या करो, ते है ना, विद्यालय की स्थापना करो। और विद्यालय की स्थापना करने के लिए क्या चाहिए, एनओसी चाहिए। यानी कि धारा 18 में क्या है, एनओसी का प्रावधान है। यानी कि विद्यालय स्थापित करने से पहले क्या होगा, आपको एनओसी प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा धारा 18 में। अब वह एनओसी कब मिलेगी, एनओसी कब मिलेगी, जब आप क्या करोगे, मान और मानक जो हैं, जो टर्म्स और जो कंडीशन जो हैं, जो नॉर्म्स हैं, जो कंडीशंस हैं, उनको क्या करोगे, आप फुलफिल करोगे, तभी तो क्या होगा, आपको एनओसी मिलेगी। यानी कि धारा 19 के अंदर क्या है, मान और मानक है। और अगर आपने मान और मानक पूरे नहीं किए तो धारा 19 के अंदर ही क्या हो जाएगी, आपकी मान्यता भी रद्द हो जाएगी। धारा 20 में क्या है, अब देखो मान मानक तो हो गए। अब उन मान मानकों में जब समय समय पर क्या होगी, जब जरूरत पड़ेगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उन मान मानकों के अंदर परिवर्तन कर सकती है धारा 20 में। बात करें धारा 21 की, तो देखो कोई भी चीज को मैनेजमेंट करना चाहिए, किसो होना चाहिए, एक नंबर को होना चाहिए, 21 होना चाहिए, 21।
यानी कि बहुत अच्छे होने चाहिए। अरे बहुत अच्छे को क्या कहते हो आप? कहते हो ना कि ओ फलाना दिकड़ा काम करो ना, बहुत 21 काम करियो। ठीक है? भाई कोई का ब्याम जाओ जो के को देख के कि भैया ब्याड़ा को तो मैनेजमेंट एक ही नंबर को है ना, 21 मैनेजमेंट है, वो बहुत तगड़ो मैनेजमेंट है। यानी कि 21 के अंदर क्या आ जाएगा? एसएमसी आ जाएगा, यानी कि स्कूल प्रबंधन समिति, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। एसएमसी किस में है? 21 में। अब 21 में एसएमसी आ गई तो वो क्या करेगी? 22 के अंदर क्या करेगी? प्लान तैयार करेगी, विद्यालय विकास योजना तैयार कर देगी 22 के अंदर। अब 23 से लेकर 28 तक एक साथ याद करने। 23 को कैसे याद करें कि अरे स्कूल के अंदर तो 2-3 अध्यापक की नियुक्त करेड़ा है। स्कूल में एक ही स्कूल देखिए जब 2-3 ही अध्यापक है, 2-3 टीचर हैं, और वह भी कहें कि योग्यता के आधार पर 2-3 टीचर नियुक्त करेड़ा है। यानी कि 23 के अंदर क्या है? अध्यापकों की नियुक्ति है योग्यता के आधार पर। 2 या 3 अध्यापक नियुक्त करेड़ा है, लेकिन मास्टर की ड्यूटी तो 24 घंटा की है। अब बार को वर्तमान के अंदर देखी जाए तो मास्टर की 24 घंटा की ड्यूटी हो रही है। यानी कि 24 से मतलब क्या है? यहाँ पे धारा 24 के अंदर क्या है कि टीचर्स के क्या है यहाँ पे? ड्यूटीज हैं। तो अध्यापकों के कर्तव्य किसके अंदर है? धारा 24 के अंदर। अब मास्टर की 24 घंटा की ड्यूटी होगी, तो 24 घंटा की ड्यूटी करने के लिए 2-3 मास्टरों तो काम चालक होनी, 2-3 मास्टरों तो काम चालक होनी। एलिए क्या करा आप? छात्र शिक्षक अनुपात बढ़ाओ, छात्र शिक्षक अनुपात बढ़ाओ, छात्र शिक्षक अनुपात, तो छात्र शिक्षक अनुपात किसके अंदर है? धारा 25 के अंदर है छात्र शिक्षक अनुपात। और वो छात्र शिक्षक अनुपात क्यों बढ़ाना पड़ा? क्योंकि यार स्कूलों के अंदर 10% सीट तो खाली पड़ी है। स्कूलों के अंदर 10% सीट खाली पड़ी है, यानी धारा 26 के अंदर क्या है कि कुल सीटों का 10% से ज्यादा सीटें खाली नहीं रख सकते हो। और 27 के अंदर क्यों कौन रख सका सीट खाली, क्यों को रख सका? क्योंकि अरे 2-3 तो मास्टर लगा रखे हैं, अर्बन में भी के कर दियो बा, तो के काम कर लाग रहे हैं? जनगणना को काम कर लाग रहे हैं, और आपदा प्रबंधन को काम कर लाग रहे हैं, और साथ में चुनाव को काम कर लाग रहे हैं। ये 3 काम करें। धारा 27 के अंदर के काम करें? 3 काम करें। और धारा 28 में क्या आ जाएगा? धारा 28 में आ जाएगा कि कोई भी जो अध्यापक है, सरकारी अध्यापक है, वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं करा सकता। तो ऐसी ट्रिक्स के साथ अनापन पढ़ेंगे इसको, आरटी एक्ट को पूरा पढ़ेंगे, और एकदम कंठस्थ याद करवा दूंगा आपको। हालांकि थोड़ा वीडियो लंबा जरूर होगा, क्योंकि इसको पूरा विस्तार से भी पढ़ेंगे अपन। तो देखिए, इस एक्ट को अभी शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ आपको कि इस एक्ट के अंदर पर्सन कहाँ से आते हैं। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्ट के अंदर पर्सन कहाँ से आते हैं। तो देखिए, 3 या 4 टाइप के पर्सन बनते हैं। पहला पर्सन जो बनता है वो बनता है कि आरटी एक्ट का पूरा नाम क्या है, आरटी एक्ट का पूरा नाम क्या है, उसका विस्तार क्या है, और वो कब लागू हुआ था। दूसरा जो प्रश्न बनता है वो बनता है कि आरटी एक्ट के अंदर कितनी धाराएं हैं, कितने अध्याय हैं, कितनी अनुसूचियां हैं। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है धाराओं के अंदर से कि कौन सी धारा में किस बात का उल्लेख किया गया है। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, स्पेशली आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो आपके दिमाग में ये जरूर होना चाहिए कि आरटी एक्ट से प्रश्न किस प्रकार से बन रहे हैं। तो पहला प्रश्न आपके दिमाग में आएगा कि भाई यहाँ से तो जो आरटी एक्ट की जो पूरा नाम है वहां से क्वेश्चन बनेगा, कब लागू हुआ, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट के द्वारा कब लागू किया गया इसको। और सेकंड जो क्वेश्चन बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा कि यहाँ पर क्या है, कितने अध्याय हैं, कितनी धारा, कितनी अनुसूचियां हैं। और थर्ड क्वेश्चन बनेगा कि धारा के अंदर से क्वेश्चन पूछेगा। अब देखिए, पूरा विस्तार से पढ़ेंगे अपन कि कोई भी बात छूटनी नहीं चाहिए। और एक बार आप यहाँ से पढ़ लोगे तो आपको ऐसा भी लगेगा कि अब आप यहाँ से इसके अलावा आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, एकदम विस्तार से पढ़ाऊंगा। तो देखिए, आरटी एक्ट 2009, तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए प्रत्येक बच्चे को। द राइट ऑफ, इस ऑफ का ध्यान रखना आपको। द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू, इस टू का भी ध्यान रखना है। द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। अब इस आर्ट एक्ट को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक बातें भी अपन पढ़ें कि एक रियासत थी, बड़ौदा रियासत। 1906 के अंदर उस रियासत ने क्या किया था? अनिवार्य और प्राथमिक शिक्षा शुरू की थी। यानी कि जब आरटी एक्ट 2009 लाया जा रहा है, उससे लगभग 100 साल पहले एक ऐसी रियासत थी, बड़ौदा रियासत, जिसके अंदर क्या था कि अनिवार्य शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा शुरुआत की गई थी। जो गोपाल कृष्ण गोखले थे वो इसी रियासत से संबंधित थे। अब हुआ क्या कि गांधी जी भी क्या करते थे कि पूरे भारत का दौरा कर रहे थे, तो वो भी यहाँ आए, बड़ौदा के अंदर भी आए। उन्होंने भी देखा कि इन्होंने अच्छा काम किया है, तो फिर उन्होंने क्या कर दिया,
उसके बाद में वो जब भी जहां भी जाते तो इस बड़ौदा का उदाहरण देने लग जाते लोगों को कि बड़ौदा के अंदर अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा शुरू की गई है। और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, उनका जो समाचार पत्र था हरिजन, उसके अंदर भी वो क्या करने लगे, जो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा थी उसके बारे में लेख लिखने लगे। और उन्हीं लेखों के आधार पर उन्होंने एक योजना तैयार की जिसका नाम क्या था, वर्धा योजना। जो कब तैयार की, 1937 के अंदर। वर्धा योजना 1937 में किसके द्वारा तैयार की गई थी, गांधी जी के द्वारा तैयार की गई थी। अब देखो, अब वर्धा योजना तैयार तो गांधी जी ने की थी, लेकिन इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया था और उस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, जाकिर हुसैन। पर्सन इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि वर्धा योजना के लिए, निर्माण के लिए जो कमेटी गठित की गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे, जाकिर हुसैन थे। वर्धा योजना देने वाले कौन थे, गांधी जी थे। और इस वर्धा योजना में गांधी जी ने क्या कहा था कि पहले 7 वर्ष तक निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा हो, यानी कि बच्चे के जो प्रारंभिक 7 वर्ष हैं जीवन के, उसमें क्या हो, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा हो। और वो शिक्षा भी किसके अंदर हो, मातृभाषा के अंदर हो। शिक्षा किसमें हो, मातृभाषा के अंदर। अब इस वर्धा योजना के बाद में देखिए, भारत 1947 में भारत आजाद होता है। 1950 के अंदर भारत के संविधान का निर्माण होता है। तो संविधान के निर्माताओं ने क्या किया था कि आर्टिकल 45 के अंदर जो नीति निर्देशक तत्व हैं, डीपीएसपी हैं, उनके अंदर क्या किया, आर्टिकल 45 में एक बात कह दी कि 14 वर्ष के बच्चों के लिए ना निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था ना राज्य करेगा। तो डीपीएसपी क्या होते हैं, जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं, वो बाध्यकारी नहीं होते हैं। वो केवल निर्देशित करते हैं गवर्नमेंट को कि आपको ऐसा करना चाहिए। तो उन्होंने आर्टिकल 45 में लिख दिया कि भाई आपको है ना 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए ना निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए राज्य को। अब उनको भी उस समय ये पता था कि भारत का विभाजन हो चुका था, अभी स्वतंत्र हुआ ही था भारत, तो भारत के पास इतने संसाधन नहीं थे कि वो प्रत्येक जगह पर क्या कर सके, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा ला सके। इसलिए उन्होंने मौलिक अधिकार न बनाते उसको क्या बनाया था, नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया था। और इसी नीति निर्देशक तत्वों का हवाला देते हुए 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 3 परिवर्तन किए गए। उन 3 परिवर्तनों में क्या क्या था कि एक तो 21 क अनुच्छेद 21 क में शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया। और वो कौन सी शिक्षा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा राज्य। यानी कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 21 क, धारा 21 क के अंदर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। दूसरा परिवर्तन क्या किया गया कि अनुच्छेद 45 के अंदर जो डीपीएसपी थे, अपने जो नीति निर्देशक तत्व हैं, उनके अंदर पहले क्या था कि 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की बात कही थी। अब ये जो बात थी ये कहाँ पर आ गई, मूल अधिकारों में आ गई। तो यहाँ पर चेंज करके उन्होंने क्या लिख दिया कि बालपन पूर्व, यानी जो 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक की जो शिक्षा है ना, तो बालपन पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की गई। और तीसरा जो अमेंडमेंट किया गया वो क्या किया गया कि अनुच्छेद 51 क के तहत निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा को 11वां मौलिक कर्तव्य बनाया गया। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा को 11वां मौलिक कर्तव्य बनाया गया। और मौलिक अधिकार बनाने वाला नॉर्वे जो था वो क्या था, पहला देश था। नॉर्वे पहला देश था और भारत क्या था, 135वां देश था जो एजुकेशन को, जो निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा को 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाला भारत कौन सा देश बना था, 135वां देश बना था। और 51 के अंदर क्या लिखा हुआ है, जो मौलिक कर्तव्य है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपने बच्चे को, चाहे वह उसका माता पिता हो या उसका वह अभिभावक हो, 14 वर्ष की उम्र तक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराएगा। ये लिखा हुआ है मौलिक कर्तव्य 51 के अंदर। अब देखिए, अब 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत ये चेंजमेंट कर दिए, मूल अधिकारों में कर दिया, डीपीएसपी में कर दिया, मौलिक कर्तव्य कर दिया। अब इस 86वें संविधान संशोधन 2002 की पालना में ही आरटी एक्ट 2009 लाया गया। आरटी एक्ट 2009 लाया गया। अब देखिए, आरटी एक्ट 2009 लाया गया, तो आरटी एक्ट
2009 जब लाया मतलब कोई भी अगर आप बिल लेके आ रहे हो तो उसके लिए क्या होता है, मंत्रिमंडल की स्वीकृति चाहिए होती है। तो इस बिल को मंत्रिमंडल ने कब स्वीकृत कर दिया? 2 जुलाई 2009। और मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद में ही जो कोई बिल होता है वो राज्यसभा या लोकसभा में जाता है पारित होने के लिए। किसी भी सदन में जा सकता है, आप उसको लोकसभा में भी ले जा सकते हो, पहले राज्यसभा में ले जा सकते हो। तो आरटी एक्ट 2009 है, वो सबसे पहले राज्यसभा से पारित हुआ 20 जुलाई 2009 को। इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद करना है कि 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा से पारित हो गया आरटी एक्ट 2009। लोकसभा से कब पारित हुआ? 4 अगस्त 2009 को लोकसभा से पारित हुआ, 4 अगस्त 2009 को। और राष्ट्रपति जी ने कब साइन किए? 26 अगस्त 2009 को। और इसी दिन 26 अगस्त 2009 को ही संसद ने इस अधिनियम को या इस बिल को अधिनियमित करके अधिनियम के रूप में बदल दिया। तो अब इसको याद कैसे करें? देखो, क्योंकि एग्जाम के अंदर जब बैठते हैं ना तो उस समय राज्यसभा लोकसभा कौन सा पहले कौन सा बाद में, उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो आपको एक पार्टी का नाम याद है, राजस्थान के अंदर पार्टी एक आरएलपी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, आरएलपी, जिसके संयोजक कौन है? हनुमान बेनीवाल है। आरएलपी, तो उस आरएलपी से आपको याद हो जाएगा कि पहले तो आर यानी राज्यसभा, एल यानी लोकसभा, पी यानी प्रेसिडेंट, यानी कि सबसे पहले तो राज्यसभा से पारित हुआ, फिर लोकसभा से, फिर राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो राज्यसभा में कब हुआ? 20 जुलाई 2009 को, लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को, और राष्ट्रपति जी के द्वारा 26 अगस्त 2009 को। अब ये लागू कब होगा? अब आरटी एक्ट 2009 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में पूछा था कि आरटी एक्ट 2009 कब लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 को आरटी एक्ट लागू हुआ। संपूर्ण देश में लागू हुआ, किसको छोड़कर? जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। यानी कि आरटी एक्ट संपूर्ण देश में लागू हुआ जम्मू और कश्मीर को छोड़कर 1 अप्रैल 2010 को। और 5 अगस्त 2019 को जब धारा 370 हटा दी गई थी, तो उसी के बाद में जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी क्या हो गया था? आरटी एक्ट लागू हो गया था। अब बात करें आरटी एक्ट में कितनी धारा है, कितने अध्याय हैं, कितनी अनुसूचियां हैं? तो अध्याय तो है 7, धारा है 38, और अनुसूची है 1। यानी शेड्यूल कितने हैं? 1 है, धारा कितनी है? 38 है, और कितने चैप्टर हैं, कितने अध्याय हैं? 7 है। अब देखिए यहाँ पर सातों के नाम लिखे हैं। अध्याय 1 में कितने अनुच्छेद हैं, इनको आगे याद करवा रहा हूं मैं भी आपको। आप कि अध्याय 1 में नाम क्या है? प्रस्तावना है, धारा 1 और 2 है। अध्याय 2 का नाम है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, जिसके अंदर धारा 3 से 5 तक है। अध्याय 3 में क्या है? समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य हैं, जिसमें 6 से लेकर 11 तक धाराएं हैं। अध्याय 4 में विद्यालय और शिक्षकों की उत्तरदायित्व हैं, 12 से लेकर 28 तक। अध्याय 5 में क्या है? प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम है, उसका पूरा किया जाना है, जिसके अंदर धारा है 29 और 30। और अध्याय 6 में क्या है? बालकों के अधिकार का संरक्षण है, अनुच्छेद या धारा 31 से लेकर 34 तक। और अध्याय 7 है प्रकीर्ण, जिसमें क्या है? 35 से लेकर 38 तक धाराएं हैं। अब देखिए इसको ट्रिक्स के द्वारा आपको याद करूंगा, क्योंकि अभी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंदर अध्याय से संबंधित भी एक क्वेश्चन पूछा था। अब किस प्रकार से याद करें वो देखो, अध्याय को किस प्रकार से याद करें। देखिए ये चीजें है ना आपको बुक में भी मिल जाएंगी या कहीं पर भी आपने किसी और से भी पढ़ा होगा, लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी आपको इसी क्लास के अंदर आपको याद करवा दूं, आपको ये ऐसा महसूस होगी हाँ मेरे याद हो गया है। तो देखिए किस प्रकार से याद करें, एक ये छोटी सी ट्रिक है, इसको याद करो। PRDRCPM, PRDR का मतलब डॉक्टर, याद कर लो, डॉक्टर CPM, डॉक्टर CPM, PR डॉक्टर CPM, PR डॉक्टर CPM। P को मतलब इंग्लिश में याद करो तो प्रिलिमिनरी, और हिंदी में याद करो तो प्रस्तावना। और प्रस्तावना में क्या जागो? प्रारंभ आ जागो और पारिभाषिक शब्दावली आ जाएगी। P4 प्रिलिमिनरी यानी कि प्रस्तावना, प्रस्तावना में क्या क्या आएगा? एक तो प्रारंभ, यानी कि आरटी एक्ट कब प्रारंभ हुआ था। और एक क्या जाएगा? इसकी परिभाषिक शब्दावली, यानी कि जो शब्द दिए गए हैं, जो परिभाषाएं हैं वो किस में है? धारा 2 के अंदर तो क्या है? परिभाषिक शब्दावली है, और धारा 1 में क्या है? उसका नाम और विस्तार है। R4 क्या है? राइट। राइट किसके होंगे? राइट किसके होंगे? बच्चों के राइट होंगे, यानी कि R4 राइट। D4 ड्यूटीज, ड्यूटीज किस किस की होंगी? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की होगी, लोकल अथॉरिटी की होगी, और पेरेंट्स की होगी। भाई ड्यूटी क्या की होगी? यानी कि स्कूल की स्थापना करेगा तो उनकी ड्यूटी किसकी होगी? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की होगी, समुचित सरकार की होगी, लोकल अथॉरिटी की होगी, और पेरेंट्स की ड्यूटी होगी। अब गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी ने तो क्या कर दिया? स्कूलों की स्थापना कर दी,
अब स्कूल की स्थापना कर दी और माँ बाप ने क्या कर दिया, पेरेंट ने क्या कर दिया, बच्चे को नुआ धुआ के ना स्कूल में भेज दियो, एडमिशन करवा दियो। तो अब किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, यानी R4 क्या आ जाएगा, रेस्पॉन्सिबिलिटीज। किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होगी अब स्कूल की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी और टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और इसमें 12 से लेकर 28 तक की धाराएं दी गई है। तो यहाँ पर देखो एक बार, यहाँ पर आर क्या है, राइट है। किसका राइट होगा, बच्चे का राइट होगा। अब बच्चे का राइट आपको मैंने पहले याद करवा दिया कि 3-5 मत करो गुरुजी। 3 का मतलब उसको पढ़ने का अधिकार है, और 5 का मतलब क्या है, उसको टीसी प्राप्त करने का अधिकार है। 5 में क्या है, टीसी प्राप्त करने का अधिकार है। और 4 में क्या है कि एज के आधार पर बच्चे का एडमिशन होगा, यानी कि जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनका एज के आधार पर एडमिशन करना होगा। देखिए PRDR 4 तो हो गए कि पहला अध्याय क्या है, प्रस्तावना है। दूसरा क्या है, राइट है, यानी कि बच्चे के अधिकार हैं। तीसरे में क्या है, ड्यूटीज है। किसकी ड्यूटीज होगी, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की होगी। भाई गवर्नमेंट की तो ड्यूटी होगी ना स्कूल की स्थापना करना, और लोकल अथॉरिटी की और पेरेंट्स की ड्यूटी हो जाएगी उसको एडमिशन करवाने की। ड्यूटी के बाद में क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, किसकी, स्कूल और टीचर्स की। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज सौ ज्यादा हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, और वो कितनी होती है, 17। 17 में क्या है, खतरा। यानी कि ये जो अध्याय 4 है इसके अंदर कितनी धाराएं हैं, 17 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं, 17 धाराएं हैं। अब देखो इसको भी याद कैसे करें कि पी के अंदर क्या है, प्रस्तावना, यानी कि पहले अध्याय में कितनी धाराएं हैं, तो 1 में 2 और 2 में 3 और 3 में 6। ये याद करो, 1 में 2, 2 में 3, 3 में 6, यानी कि पहले के अंदर कितनी धारा है, 2। दूसरे में कितनी धारा है, 3, 3 4 और 5, ठीक है। तीसरे में कितनी धारा है, 6, यानी कि 6 लेके 11 तक धारा आएगी 6। चौथो सौ बड़ो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसका मतलब क्या होगी, सबसे ज्यादा होंगी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि उसमें कितनी धाराएं, 17, यानी कि धारा जो अध्याय 4 जो है वो क्या सबसे बड़ा है, जिसमें 12 से लेकर 28 तक धाराएं हैं। 5 C4 क्या है, करिकुलम, यानी कि पाठ्यक्रम। और एंड कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि अध्याय 5 में क्या है, पाठ्यक्रम है और उसको पूरा करना है, मतलब जो पाठ्यक्रम है उसको पूरा करना है और एलिमेंट्री एजुकेशन को पूरा करना है। तो उसके अंदर क्या है, दो ही धाराएं हैं, 29 और 30। P4 प्रोटेक्शन, यानी कि बच्चों को क्या चाहिए, प्रोटेक्शन भी चाहिए। अरे भाई ते पाठ्यक्रम ने पूरा कराउंड था, ठोको पिंदो कर दियो बच्चे के साथ में, पिटाई विटाई कर दी, तो अब बच्चे को क्या चाहिए, संरक्षण भी तो होना चाहिए ना। तो उसके पास क्या है, P4 प्रोटेक्शन भी है, 31 से लेकर 34 तक। लास्ट बच गया मिसक्लेनेस, जिसमें क्या है 35 से लेकर 38 तक धाराएं हैं। एक बार फिर से याद करो इसको कि भाई सबसे पहले तो क्या कि प्रस्तावना है। प्रस्तावना में क्या है कि एक तो प्रारंभ होगा, यानी कि वो नाम होगा, और एक परिभाषिक शब्दावली होगी। तो पहले में 2, दूसरे में 3, तीसरे में 6। तो दूसरे का नाम क्या है, R4 राइट है। PRDRCPM, PRDRCPM, R4 राइट। राइट का मतलब क्या है, बच्चे को पढ़ने का अधिकार है, टीसी लेने का अधिकार है, और आयु के आधार पर प्रवेश लेने का अधिकार है। D4 ड्यूटीज है। ड्यूटीज किस किस की है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की है, लोकल अथॉरिटी के हैं, पेरेंट्स की है। और पेरेंट ने क्या किया था, उसको नुआ धुआ के ना एडमिशन करा दियो। अब एडमिशन करा दियो जो कड़े पे जोन, चौथा अध्याय में कड़े पे जोन स्कूल में भेजो। तो अब स्कूल में क्या आ जाएगी, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, किसकी होगी, स्कूल और टीचर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी। उसके बाद में क्या है, C4 करिकुलम, यानी कि पाठ्यक्रम पूरा करवाना है और एलिमेंट्री एजुकेशन पूरी करवानी। तो 19, 29 और 30 के अंदर। अब पाठ्यक्रम पूरा करवाते करवाते आपने क्या कर दिया, उसकी पिटाई कर दी बच्चे की, तो उसको क्या चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए। तो P4 क्या आ जाएगा, प्रोटेक्शन आ जाएगा, 31 से लेकर 34 तक प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन। और M से क्या आ जाएगा, मिसक्लेनियस, यानी कि प्रकीर्णन, जो कि 35 से लेकर 38 धाराएं इसके अंदर है। अब देखो इसको फटाफट याद कर लेंगे। अब इसमें ज्यादा जोर नहीं आएगा कि धारा 1 में क्या है। धारा 1 में क्या है कि संक्षिप्त नाम है इसका, विस्तार और प्रारंभ है। तो संक्षिप्त नाम क्या है इसका, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, धारा 1 में। और कब लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2010 को आरटी एक्ट लागू हुआ था। संपूर्ण भारत में लागू हुआ था, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। इस अधिनियम की कोई भी बात धार्मिक संस्थानों पर लागू नहीं होती है, यानी कि जो मदरसे हैं, जो वैदिक पाठशालाएं हैं, उनके अंदर आरटी एक्ट 2009 लागू नहीं होता। अब देखिए धारा 2 को अच्छे से पढ़ो, और यहीं से क्वेश्चन पुट होने की ज्यादा संभावना रहेगी। क्यों, क्योंकि अभी तक जितनी एग्जाम हुई ना उनमें धाराओं से संबंधित प्रश्न तो पूछ लिए कि धारा 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है। अब क्वेश्चन बनने की संभावना है शब्दावली के ऊपर, कि समुचित सरकार से आप क्या समझते हो। तो समुचित सरकार में कौन कौन सी सरकार आएगी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार।
यानी कि अगर मान लो कि कोई स्कूल है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को है, तो उन टाइम में तो कौन सी गवर्नमेंट काम कर रही है? केंद्र सरकार कर रही है। और कोई स्टेट गवर्नमेंट को विद्यालय संचालित है, तो उन टाइम में कौन सी सरकार काम कर रही है? राज्य सरकार काम कर रही है। तो समुचित सरकार के अंदर दोनों ही सरकार आऊंगी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। प्रति व्यक्ति फीस, कैपिटेशन फीस। देखो, एक तो फीस, ट्यूशन फीस, तो प्रति व्यक्ति फीस क्या होगी? विद्यालय द्वारा अधिसूचित फीस के अलावा, चाहे मान लो टाबर ने पढ़ा हुआ है स्कूल के अंदर, तो मान लो अगर कोई प्राइवेट स्कूल में 20,000 रुपये फीस रख दी ट्यूशन फीस, तो उन ट्यूशन फीस के अलावा जितना भी वह खर्चा लेगा अभिभावक या माता पिता को, वह होगी कैपिटेशन फीस या प्रति व्यक्ति फीस। अब देखो, बालक, बालक कौन होगा बालक? तो यहाँ पर बालक से तात्पर्य है कि 6 से 14 वर्ष का बालक या बालिका, 6 14 साल को बालक या बालिका, वो ही की है बालक कहलाओगे। और अगर विकलांग को नाम आ जाए कटे भी, तो विकलांग के लिए क्या हो जाएगा? 6 लेके 18 वर्ष तक हो जाएगा। यानी कि अगर आपको इसे ऐसा पूछा जाए कि आरटी एक्ट के तहत जो विकलांग के लिए जो एजुकेशन की व्यवस्था की गई है, जो उम्र रखी गई है, वो कितनी है? तो वो है 6 से 18 वर्ष। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अलाभित समूह का बालक, यानी कि जो डिसएडवांटेज ग्रुप है, जो असुविधाग्रस्त बालक हैं, अलाभित समूह के बालक हैं, उनमें कौन कौन से आते हैं? कि एससी के बालक, एसटी के बालक, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के जो बालक हैं वो, जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भाषाई और लिंग के आधार पर समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए। यानी कि जो SC ST, जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के बच्चे हैं, जो सामाजिक, आर्थिक, भाषा, लिंग के आधार पर, या जो समुचित सरकार तय करे अधिसूचना के द्वारा, एक अधिसूचना जारी कर दे कि भाई इन इन बच्चों को ना आपको अलाभित समूह में रखना है, तो वो सभी के सभी किस में आ जाएंगे? अलाभित समूह के बालक होंगे, यानी कि डिसएडवांटेज ग्रुप के अंदर होंगे। दुर्बल वर्ग का बालक क्या कौन होगा? इनकी परिभाषा भाई अच्छे से याद कर लेना, यहीं से प्रश्न बनने की संभावना है। दुर्बल वर्ग का बालक कौन होगा? कि ऐसे माता पिता या संरक्षक का बालक जिसकी वार्षिक आय समुचित सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से कम हो। यानी कि ऐसे माता पिता या संरक्षक का बालक जिसकी वार्षिक आय समुचित सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से कम हो। देखिए, ये जो सीमा होती है ना, ये समय समय पर क्या होती है? सरकार के द्वारा बदल दी जाती है। अब वर्तमान में है 2.5 लाख रुपए, यानी कि 2.5 लाख रुपए कम अगर कोई की आय है, तो वो क्या होगा? वह माता पिता या संरक्षक को जो बालक होगा, वो क्या होगा? दुर्बल वर्ग का बालक होगा। निःशक्त बालक कौन होगा? मानसिक मंदता और प्रमस्तिष्क घात वाला जो बच्चा होगा, वो क्या कहलाएगा? निःशक्त बालक कहलाएगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रारंभिक शिक्षा या एलिमेंट्री एजुकेशन। अब प्रारंभिक शिक्षा को नाम आते ही आपके दिमाग में यह बात होनी चाहिए कि कक्षा 1 को लेकर कक्षा 8 तक की बात हो रही है। प्रारंभिक शिक्षा का तात्पर्य है कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की बात हो रही है। स्थानीय प्राधिकारी यानी कि लोकल अथॉरिटी। अब लोकल अथॉरिटी कौन होगी? जैसे नगर निगम है, नगर परिषद है, जिला परिषद है, नगर पंचायत, इन सभी पर जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो क्या होंगे? स्थानीय प्राधिकारी। जैसे मान लो कि ब्लॉक लेवल पर तो CBO हो गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर DO हो गया, CD हो गया, ये सभी के सभी क्या है? लोकल अथॉरिटीज है। माता पिता में कौन शामिल होगा? देखिए, आपको ऐसे लग ही रहा होगा कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे पुट होगा, यहीं से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा, क्योंकि धारा तो सभी को रटी हुई होती है। अब ऐसे आ जाएगा कि माता पिता में कौन शामिल है, कौन शामिल नहीं है। तो किसी बालक का प्राकृतिक या सौतेला या दत्तक माता या पिता ही क्या होंगे? माता पिता की कैटेगरी के अंदर आएंगे। संरक्षक कौन होगा? गार्जियन कौन होगा बच्चे का? जिसकी देखभाल, जिसकी देखरेख यानी कि केयर, और वह अभिरक्षा यानी कस्टडी में वह बालक है। यानी जय की कस्टडी में, जय की देख रेख में बालक है ना, वो आदमी के होगो, बच्चे को गार्जियन होगो, संरक्षक होगो। उनके अलावा प्राकृतिक संरक्षक, माता पिता भी उसके कोई जरूरी को नहीं, या न्यायालय द्वारा घोषित भी व्यक्ति उसका गार्जियन हो सकता है। अब देखिए धारा 3। अब 3 को कैसे याद किया था अपने? 3 5 मत करे, यानी कि मेरे को 3 का मतलब क्या था? कि शिक्षा लेने का अधिकार है। तो धारा 3 में क्या है? 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक को उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी आसपास के विद्यालय में निःशुल्क व
अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। एक मिनट देखिएगा, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। और यहाँ पर नोट लिखा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि बहुनिशक्ता से ग्रस्त किसी बालक को भी घर आधारित शिक्षा का विकल्प अपनाने का अधिकार है। यानी कि कोई ऐसा बच्चा है, बालक है, अब बालक में है ना, बालक और बालिका दोनों आ गए, ठीक है, जो बहुनिशक्ता से ग्रसित है, यानी कि जो बिल्कुल आ ही नहीं सकता विद्यालय के अंदर, अपंग है, चल नहीं सकता वो बिल्कुल भी। हमारे विद्यालय में एक ऐसी बच्ची है जो घर आधारित शिक्षा का विकल्प उन्होंने अपनाया है, उनके घर वालों ने, वो कभी विद्यालय में नहीं आती है। तो बहुनिशक्ता से ग्रस्त किसी बालक को भी घर आधारित शिक्षा का विकल्प अपनाने का अधिकार है। और ये किस धारा में कहा गया है? धारा 3 में। 4 में, धारा 4 क्या है? 4 में क्या दिया है देखो, ऐसे बालक जिन्हें प्रवेश नहीं दिया गया हो या जिसने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है, तो उसे आयु के आधार पर समुचित कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। यानी कि बालक को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने से संबंधित जो धारा है वो कौन सी है? धारा 4 है। मान लो कोई बच्चा है, कोई भी बच्चा है, 8 साल का हो गया और वो अभी तक विद्यालय में नहीं गया, किसी भी कारण से उसने एडमिशन नहीं लिया या वो विद्यालय नहीं गया, तो उसकी आयु के आधार पर क्या होगा? उसका एडमिशन होगा और उसी कक्षा में होगा, आयु के आधार पर ही। जैसे मान लो अगर वो 6 वर्ष का है तो पहली कक्षा में होगा, 7 का है तो दूसरी कक्षा में उसका एडमिशन होगा, 8 का है तो तीसरी में, 9 वर्ष का तो चौथी क्लास में उसका एडमिशन हो जाएगा। धारा 5 में क्या है? अब धारा 5 आपको कैसे याद करवाई थी? 3-5 मत कर, 5 का मतलब टीसी, यानी कि बालक को विद्यालय स्थानांतरण का अधिकार है, यानी टीसी प्राप्त करने का अधिकार है। तुरंत टीसी की व्यवस्था है, ऐसा नहीं है कि हेडमास्टर साहब ने किया कि हेडमास्टर साहब टीसी दीजिए और हेडमास्टर साहब ने जा भाई 1 महीने बाद में आए, ऐसी बातें नहीं चलेंगी ना। उसको जब बच्चा टीसी मांगता है तो व्यवस्था यही होगी कि उसको तुरंत टीसी दी जाएगी। और अगर संस्था प्रधान क्या करता है, हेडमास्टर क्या करता है, अगर विलंब करता है बेवजह, तो क्या होगा? उसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। अब वो टीसी क्यों लेगा? कोई जरूरी थोड़ी ना है कि अगर मान लो उस स्कूल में केवल पहली से लेकर 5वीं तक की क्लास चलती हो और वो 6ठी क्लास में एडमिशन लेना चाहो, तब भी तो वो क्या कर सके? टीसी ले सके ना। यानी कि प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था ना होने व बालक के चाहने पर वो क्या कर सकता है? अपना स्थानांतरण कर सकता है या टीसी प्राप्त कर सकता है। धारा 6 में क्या है? धारा 6 में आपको बताया था मैंने कि समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी का विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य है। और इस एक्ट के प्रारंभ से 3 वर्ष की अवधि के भीतर भीतर, यानी कि आरटी एक्ट है ना 2009 कद लागू हो, 1 अप्रैल 2010 में लागू हो, तो इस एक्ट में क्या कह दिया कि ठीक है कि लागू होने के 3 साल के अंदर अंदर समुचित सरकार और जो लोकल अथॉरिटी है वह क्या करेगी? विद्यालय स्थापित करेगी। और वह विद्यालय की स्थापना किस प्रकार से होगी कि अगर 1 से 5 तक को विद्यालय है तो वो 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर अंदर होगा, और अगर 6 से 8 तक को विद्यालय तो वो 3 किलोमीटर दायरे के अंदर स्थापित करे जाओ। क्लास थोड़ी लंबी हो गई है ना, कोई दिक्कत नहीं है, 2 भागों में कर लेंगे इसको। तो धारा 7 देखिए, धारा 7 में क्या दिया है कि वित्तीय व अन्य उत्तरदायित्वों में हिस्सा बांटना केंद्र व राज्यों का वित्तीय अनुपात है। अच्छे से पढ़ लिया आपने? अगर आपने पहले अच्छे से पढ़ा ना तो आपको याद हो गया होगा कि धारा 7 में क्या है। धारा 7 में क्या होगा? खर्चा होगा, यानी कि वित्तीय अनुपात दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का, और जो कितना है 60:40 में है, और पूर्वोत्तर राज्यों में कितना है वित्तीय अनुपात? 90:10 है। धारा 8 में क्या है? समुचित सरकार की ड्यूटीज है, समुचित सरकार। और समुचित सरकार को नाम आउंटे दिमाग में चालना चाहिए कि दोनों सरकार होंगी, केंद्र सरकार भी होगी और राज्य सरकार भी होगी। तो समुचित सरकार का क्या कर्तव्य है? अब देखो क्या कर्तव्य है उसके, नॉर्मली अगर रटने की जरूरत को नहीं है कि क्या कर्तव्य है उसके, कि बालक को निःशुल्क और प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाना। अब देखिए यहाँ पर एक नाम लिखा है प्राथमिक शिक्षा, तो जो एक्ट है ना आरटी एक्ट 2009, उसकी जो पीडीएफ मैंने देखी ना उसमें ये प्राथमिक लिखा हुआ और इंग्लिश में उसको लिखा हुआ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो प्राथमिक भी अगर जहां पर आता है ना तो उसको आप ऐसे समझना कि ये किसकी बात कर रहा है? 1 से लेकर 8 तक की शिक्षा की बात कर रहा है। तो बालक को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाना। दूसरे में क्या लिखा है? बालक द्वारा प्राथमिक शिक्षा में अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति और उसे पूरा करने को सुनिश्चित करने की बाध्यता।
यानी कि समूची सरकार की ड्यूटी है कि वह क्या करेगी कि प्रत्येक बच्चों जो है वो क्या करेगो, कंपलसरी क्या करेगो, वो एडमिशन लेगो और उनको ए बात ने सुनिश्चित करेगी समूची सरकार। तीसरी बात क्या लिखी, विद्यालय की उपलब्धता सुनिश्चित करना, तो वो बात आएगी कि विद्यालय की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी समूची सरकार। और उसके अलावा यह सुनिश्चित करना कि दुर्बल वर्ग के बालक और अलाभित समूह के बालक के प्रति पक्षपात नहीं किया जाए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो वीकर ग्रुप के बच्चे हैं और जो डिसएडवांटेज ग्रुप के बच्चे हैं उनके साथ किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जाए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराएगी। जो समुचित सरकार है वो क्या करेगी, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराएगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये किसके अंदर है, धारा 8 के अंदर है। अब धारा 9 में क्या है, देखो धारा 8 में समुचित सरकार का कर्तव्य है, धारा 9 में क्या, स्थानीय प्राधिकारी का कर्तव्य यानी कि लोकल अथॉरिटी के कर्तव्य। तो लोकल अथॉरिटी के भी यही कर्तव्य आएंगे जो ऊपर लिखे ना, ये पांचों के पांचों सेम ऐसे कैसे ही क्या है, स्थानीय प्राधिकारी के भी कर्तव्य है। धारा 10, धारा 10 में क्या है, माता पिता और संरक्षक के कर्तव्य। अपने अच्छे से पढ़ा है, माता पिता और संरक्षक के कर्तव्य। यानी कि अब ये क्वेश्चन आया था आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के जो सी ग्रुप था ना उसमें, पिछली भर्ती में 2022 में, कि माता पिता और संरक्षक के क्या कर्तव्य है कि बालक या प्रतिपाल्य का एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए एडमिशन करवाएगा। ये ऐसे कैसा आया था, प्रतिपाल्य, प्रतिपाल्य का मतलब जो माता पिता हैं जिसको पाल रहे हैं, प्रतिपाल्य। यानी कि माता पिता की ये ड्यूटी है कि वो बालक या प्रतिपाल्य का एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, प्रारंभिक शिक्षा के लिए क्या करे, वो उसका एडमिशन करवाए। तो धारा 10 में क्या हो गई भाई, माँ बाप के 10 बजे ड्यूटी पे जा और 11 बजे जाता है उनके कर दी, 10 बजे ड्यूटी पे जा और 7 में जाता क्या कर दी, उन आंगनबाड़ी में छोड़ दी। यानी कि धारा 11 में क्या है, निःशुल्क विद्यालय पूर्व शिक्षा, यानी कि 3 6 साल तक की जो शिक्षा है ना, उनको उल्लेख के अंदर है धारा 11 में। जन के बोला आप आंगनबाड़ी भी बोल सका या बालवाड़ी भी बोल सका। और इसकी व्यवस्था कौन करेगी, समुचित सरकार करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सके और स्टेट गवर्नमेंट भी कर सके। धारा 12 में क्या बताया था आपको कि आंगनबाड़ी में छोड़ दियो, क्यों, क्योंकि डिस्काउंट चल रहा है 25%। यानी कि धारा 12 में क्या है, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालय के उत्तरदायित्व की सीमा। निजी विद्यालय में प्रथम कक्षा में आसपास में, अब एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना है, प्रथम कक्षा में आसपास में दुर्बल वर्ग और अलाभित समूह के बालकों को उस कक्षा के अंदर कुल विद्यार्थियों की संख्या का 25% क्या होगा, फीस में छूट होगी। प्राइवेट स्कूल होनी चाहिए, पहली कक्षा में एडमिशन लेना, અહીંયા कोनी की छठी क्लास में एडमिशन लियो और होगा जाके कि मान तो कमजोर वर्गों संबंधित था और माने फीस के अंदर छूट चाहिए। आपको कंपलसरी है कि पहली कक्षा के अंदर ही आप उस विद्यालय में एडमिशन ले रहे हो और आसपास में ही हो, सबसे नजदीक विद्यालय वही हो आपके। और कौन से वर्ग में हो आप, दुर्बल वर्ग में हो, वीकर, और अलाभित समूह जो है, डिसएडवांटेज ग्रुप है जो, उससे संबंधित आप हो, तो ही आपको क्या होगा, 25% जो सीटों पर है ना वो क्या मिलेगी, छूट मिलेगी फीस के अंदर। तो कुल बालकों की संख्या के 25% की सीमा तक प्रवेश देगा और निशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा होने तक प्रदान करेगा। यानी कि जब तक वो बच्चों 8वीं तक पास नहीं हो जा, तब तक उनको कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। यानी कि जब मान लो किसी स्कूल के अंदर, कोई प्राइवेट स्कूल है, उसके अंदर पहली क्लास में 100 बच्चे हैं, तो 100 बच्चों में से 25 बच्चे ऐसे होंगे जिनको प्राइवेट स्कूल वालों को फ्री पढ़ाना पड़ेगा। और वो 25% बच्चे भी क्या होंगे कि पहली क्लास में एडमिशन लेना जरूरी है। अब जैसे मान लो कि वो पहली क्लास पास करके दूसरी में जाएंगे तो भी वो फ्री पढ़ेंगे, तीसरी में जाएंगे तो भी फ्री पढ़ेंगे, चौथी, पांचवी, 8वीं तक ऐसे। और अभी वर्तमान में ना सरकार ने एक थोड़ा सा इसमें चेंज भी किया है कि प्राइमरी तो था ही, पहली कक्षा से शुरू था पहले, तो अब ये नियम कर दिया उन्होंने प्री प्राइमरी से भी लागू कर दिए कि भाई प्री प्राइमरी के अंदर भी अगर किसी बच्चे का एडमिशन हो जाता है आरटी एक्ट की इस धारा के अंदर, धारा 12 के अंदर, तो उससे किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। शर्त यही होगी कि वो क्या हो, वीकर ग्रुप से हो और डिसएडवांटेज ग्रुप से संबंधित हो। धारा 13 में क्या है, प्रवेश के समय किसी प्रति व्यक्ति फीस यानी जो कैपिटेशन फीस है और अनुवीक्षण प्रक्रिया का न होना। यानी कि न तो कोई प्रति व्यक्ति फीस ली जाएगी और न ही कोई स्क्रीनिंग प्रोसीड्यूसर होगा, यानी कि कोई भी टेस्ट कौन लेगा, न तो बच्चे को टेस्ट होगा और न ही माता पिता को टेस्ट होगा।
कई बार क्या होता है कि जो प्राइवेट स्कूल होती है ना, बड़े शहरों में क्या होता है कि वहाँ पर बच्चों को है ना छाँट लिया जाता है पहले, अगर उसको कुछ नहीं आता ना तो उसको एडमिशन नहीं लेते हैं। तो यानी कि उसका पहले टेस्ट होता था। इस धारा के तहत, धारा 13 के तहत जो स्कूलें हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, कि न तो वो प्रति व्यक्ति फीस ले सकते हैं और न ही कोई अनुवीक्षण परीक्षा या अनुवीक्षण प्रक्रिया ले सकते हैं। अब अगर मान लो किसी ने ले लिया, ऐसा कर दिया हो, यानी किसी ने कैपिटेशन फीस ले ली, तो अगर गवर्नमेंट को पता चल गया तो उसके ऊपर, उस विद्यालय के ऊपर 10 गुना तक जुर्माना होगा, कैपिटेशन फीस के 10 गुना तक जुर्माना। मान लो अगर 10 रुपया लिया है, 10 रुपया कैपिटेशन फीस का ले लिया, तो वह कानून 10 गुना रुपया वापस लेगा जुर्माने के तौर पर, यानी कि 100 रुपया वापस लेगा। नेक्स्ट है स्क्रीनिंग प्रोसीड्यूर, यानी कि अनुवीक्षण प्रक्रिया। अगर मान लो कोई को टेस्ट ले लियो, कोई बच्चे को या कोई माता पिता को, कोई गार्जियन को टेस्ट ले लियो, तो उनके ऊपर भी जुर्माना लागेगा। और वो जुर्माना क्या होगा, पहली बार तो लागेगा 25,000 रुपया। और अगर उनका बाद में भी उल्लंघन करो, अगर विद्यालय ने उसके बाद में भी क्या किया, उल्लंघन किया, तो प्रत्येक पश्चातवर्ती उल्लंघन पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा, गवर्नमेंट को जमा करवाना पड़ेगा। तो ठीक है, आज इतना ही, इस सेशन में इतना ही करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, 40-41 मिनट का हो गया है। और मैं तो यही आशा करूँगा कि आप सभी को जितना पढ़ाया आज, धारा 27-28 तक आपको याद करवाई थी, ट्रिक्स के माध्यम से वो याद हो गई होंगी। एक बार फिर से इसको दोहरा लेते हैं, एक बार अपन 2 मिनट लगेंगे, एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि ट्रिक क्या बनाई थी अपन ने, कि 3-5 मत करो गुरुजी, यानी कि 3 के अंदर तो शिक्षा लेने का अधिकार है, 5 के अंदर टीसी लेने को अधिकार है। और 6 में क्या था कि वो गुरुजी कह रहे हैं कि टीसी क्यों लेके जा रहा है, तो टीसी क्यों लेके जा रहा है, तो बच्चा कह रहा है कि सर विद्यालय दूर है। विद्यालय क्या है, दूर है, यानी कि दूरी के आधार पर विद्यालयों की स्थापना धारा 6 में। बच्चा कह रहा है गुरुजी मैं अब आ तो जाऊंगा आपके पास, लेकिन मैं आपके साथ रहूंगा, और साथ रहूंगा तो खर्चा होगा, यानी कि साथ के अंदर क्या है, खर्चा है। गुरुजी कह रहे हैं कि बेटा टेंशन ना ले, वो गवर्नमेंट की ड्यूटी है और लोकल अथॉरिटीज की ड्यूटी, यानी कि 8 में गवर्नमेंट की ड्यूटी और 9 में लोकल अथॉरिटी की ड्यूटी। माँ बाप क्या करते हैं, बच्चे के माँ बाप करते हैं 10 बजे ड्यूटी पर जा, बच्चे के माँ बाप 10 बजे ड्यूटी पर जा, और ड्यूटी पर जाता टाइम मैंने बच्चे ने भी क्या करे, आंगनबाड़ी में छोड़ दी, क्योंकि आंगनबाड़ी में 25% डिस्काउंट चल रहे हो। यानी कि 10 के अंदर माता पिता के कर्तव्य, 11 के अंदर आंगनबाड़ी शिक्षा, और 12 के अंदर निजी विद्यालयों में 25% तक जो बच्चे होंगे उनको क्या होगा, फीस के अंदर छूट दी जाएगी। तो ये हो गया 10, 11, 12। 13 में क्या था कि तेरा पैसा तेर कन राख, तेरा पैसा तेर कन राख, न तो तेरा पैसा ला, न तेरे को कोई डॉक्यूमेंट ला, तेरो यहीं एडमिशन कर लिया। यानी कि 13 के अंदर तो क्या कोई फीस नहीं होगी, कोई कैपिटेशन शुल्क नहीं होगा। और 14 में क्या कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिया जाएगा आपसे एडमिशन के समय। और 15 में आप वर्ष पर्यंत कभी भी एडमिशन करवा सकते हो। 8 दूनी 16, यानी कि 8वीं तक फेल कुनकर्स का धारा 16 के तहत नहीं उन्हें विद्यालयों में बाहर न निकाल सका। 17 खतरा, यानी कि 17 में खतरा, यानी कि बच्चे को आप है ना मानसिक और शारीरिक दंड नहीं दे सकते। 17 में। 18 में क्या थी, एनओसी। 18 में क्या थी, एनओसी। और एनओसी तभी मिलेगी जब मान मानक पूरे होंगे, यानी कि 19 के अंदर क्या है, मान मानक है। 20 में क्या हो जाएगा, मान मानक के अंदर समय समय पर बदलाव कर सकती है, नए मानक जोड़ भी सकती है गवर्नमेंट, और नए मानक हटा भी सकती है। 21 में क्या था, मैनेजमेंट था, यानी कि मैनेजमेंट कैसा था, बहुत ही अच्छा था, यानी कि 21 मैनेजमेंट था। और उस मैनेजमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको एक विकास योजना बनानी पड़ेगी, विकास योजना बनानी पड़ेगी, तो वो आ गई धारा 22 के अंदर। 23 में क्या था कि 2-3 अध्यापक ही काम कर रहे हैं विद्यालय में, 2-3 अध्यापकों ने अपॉइंट करो है योग्यता के आधार पर। तो और जबकि ड्यूटी होगी 24 घंटा की, मास्टर की ड्यूटी होगी 24 घंटा की, यानी कि 24 के अंदर क्या है, गुरुजियों की ड्यूटी है, मास्टरों की ड्यूटी है, यानी कि टीचर्स की ड्यूटी है 24 में। अब 25 में क्या है, अब 2-3 मास्टर तो काम कर कौन सके भाई, इतनी ड्यूटी 24 घंटा की ड्यूटी कहीं पूरी होगी। तो क्या करो कि छात्र शिक्षक अनुपात जो है, जो रेशियो जो है टीचर स्टूडेंट का, उसको बढ़ा दो। ठीक है, तो 25 के अंदर क्या आ जाएगा, छात्र शिक्षक रेशियो आ जाएगा। अब छात्र शिक्षक रेशियो क्यों बढ़ावा, क्यों बढ़ाएंगे, क्योंकि 10% सीटें तो खाली, 10% सीट ज्यादा सीट खाली क्यों रख सका आपा, इसलिए छात्र शिक्षक रेशियो बढ़ाना पड़ेगा। तो 10% सीट खाली कौन रख सका। उनके बाद में क्या बात करी कि 27 के अंदर आपा 26 में तो ये आ गई 10% से अधिक सीटें खाली नहीं हो सकती। 27 में क्या था कि 3 ही काम करेगा, उनके अलावा कोई काम नहीं करेगा, जनगणना करेगा और चुनाव को काम करेगा और आपदा प्रबंधन के अंदर काम करेगा टीचर। और 28 के अंदर क्या है कि प्राइवेट ट्यूशन कौन देश का। चलो, ओके,
अगर आपको नए सेशन पसंद आए ना तो आप सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और देखिए, अगर मान लो 20-30 से अभ्यर्थी भी जुड़े हुए हो फर्स्ट ग्रेड के, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपन अच्छे से ना मैनेजमेंट करेंगे। पहले मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ पूरी मैनेजमेंट की, अच्छे से उसको पहले तैयार कर रहा हूँ, याद कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपसे तो यही निवेदन कर रहा हूँ कि आप अगर 20-30 भी अगर इसको अच्छे से देख रहे हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस लगाएं। आप जिस ग्रुप में भी आप जुड़े हुए हो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।